हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर 2। तो स्टार्ट करेंगे हम पहले एक एग्जांपल से। एग्जांपल कैसा है देखिए। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन फैक्टर की फॉर्म में है। फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये भी फैक्टर की फॉर्म में। याद करो एक बात, एक पॉइंट दिखवाया था हमें। अगर ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और इसके रूट अगर अल्फा बीटा है तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, और बाहर a आता, हायर डिग्री कोफिशिएंट कितना a, तो बाहर कितना आता a। ऐसे ही यहाँ पर अगर फैक्टर की फॉर्म है तो फैक्टर से करिएगा। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, गिवन है हमें x माइनस a एक्स माइनस बी, पहले राइट हैंड साइड को जीरो बना लीजिए, इक्वल टू जीरो। अब कहता है इसके रूट अल्फा बीटा है, तो हम क्या लिखते हैं x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी माइनस सी। जरा ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। फैक्टर की फॉर्म कहता है तो हमें भी फैक्टर की फॉर्म। मल्टीप्लाई करने में बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना। बहुत से स्टूडेंट दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं और फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा से सोल्व करते हैं, इसमें टाइम वेस्ट होता है। एक टाइम बहुत समय पहले ये क्वेश्चन आईटी में आया था, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस सी। बस क्वेश्चन एंड पर कहता है फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के रूट क्या हैं? देखिए ध्यान से, इस इक्वेशन के रूट क्या है? तुम्हारे सामने रूट हैं a एंड b, तो आंसर आ गया इसके रूट्स आर a एंड b। बिना किसी मेहनत के डायरेक्ट आंसर आ जाता है। फैक्टर की फॉर्म देता तो फैक्टर लिखिएगा, बिना फैक्टर की फॉर्म तो फैक्टर का यूज मत करिएगा। इसके रूट अल्फा बीटा थे, जरा ध्यान से देखो, मैंने सी को लेफ्ट में शिफ्ट करने के बाद एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा, सी को राइट में शिफ्ट किया। अब इस इक्वेशन के रूट क्या है? a एंड b। ये इसका फाइनल आंसर आ जाता है a एंड b। अब दूसरी कंडीशन ध्यान से, इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वेश्चन है जेई मेन 2007 में। इफ द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज लेस देन रूट 5, दोनों रूट का डिफरेंस लेस देन रूट 5 है। लीजिए, दोनों रूट का डिफरेंस लेस देन रूट 5। याद करो बात, अल्फा माइनस बीटा रूट डी अपॉन ए होता है, बस लगा दीजिए रूट डी अपॉन ए। अल्फा माइनस बीटा होता है रूट डी अपॉन ए, रूट डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए। दोनों साइड में पॉजिटिव क्वांटिटी स्क्वायरिंग कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 5, ए स्क्वायर लेस देन 9, therefore a less than 3 greater than minus 3, it is implies that a belongs to minus 3 to 3। तो इसका ऑप्शन आ जाता है a, माइनस 3 to 3। ये इसका फाइनल जवाब है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। ये जेईई मेन 2016 में आया क्वेश्चन। फॉर अ पॉजिटिव इंटीजर n, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये ब्रैकेट है n माइनस 1, हैज 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। यहां पर भाई 2 कंसेक्यूटिव सॉल्यूशन, इंटीग्रल सॉल्यूशन, यानी कि दोनों रूट्स का डिफरेंस कितना होगा? 1। 2 इंटीजर्स का डिफरेंस ऑलवेज 1 होता है, तो वहां पर हम मोड का यूज करेंगे क्योंकि हमें नहीं मालूम, भी माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है। हैज 2, देन n इज इक्वल, तो n की वैल्यू क्या है? पहले एक बात क्लियर कर दें, अगर कहीं पर एक सीरीज गिवन है तुम्हें, तो वहां पर कोशिश कीजिए सिग्मा का यूज करने की कोशिश कीजिए। अगर सीरीज नहीं मल्टीप्लाई है तो कैपिटल पाई का यूज करना चाहिए। तो मैं यहां पर सिग्मा का यूज कर रहा हूं, और सिग्मा के अंदर मैं लिखता हूं लास्ट वाली टर्म को x प्लस n माइनस 1 x प्लस n 10n। ये सिग्मा इंडिकेट करता है n की वैल्यू 1 से n तक मूव करती है। ये बार विंकुलम ब्रैकेट, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं, कोई ऐसी इफेक्ट वाली n-1, इसका मतलब यही होता है
n-1, ये मीनिंग होता है सेम। और इस सिग्मा को इंडिकेट करते हैं, यहाँ पर ये अंडरस्टूड होता है n की वैल्यू 1 से n तक। देखो 1 रखिएगा पहली टर्म, 2 पर सेकंड टर्म, 3 पर तीसरी, n पर लास्ट वैल्यू। तो ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। अब अंदर मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, सिग्मा x² प्लस 2n-1 इंटू x प्लस n² माइनस n इज इक्वल टू 10n। ध्यान से देख लीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई। अब जरा सिग्मा अलग अलग कर देते हैं, सिग्मा x², x बाहर, सिग्मा 2n-1 प्लस सिग्मा n² माइनस सिग्मा n इज इक्वल टू 10n। ध्यान से देख लीजिए, ये हो जाता है nx² प्लस ये हो जाता है n² प्लस सिग्मा n² की वैल्यू n+1 2n+1/6 माइनस n+1/2 इज इक्वल टू 10n। एक रिजल्ट याद करिएगा जो बहुत काम आता है, 1 + 3 + 5 अगर ये p तक मूव करता है, ये बहुत काम आता है रिजल्ट। p नेचुरल नंबर, अगर स्टार्टिंग 1 + 3 + 5 अप टू p, तो एक तो नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं इसके अंदर, लास्ट में 1 ऐड कीजिए, उसका हाफ, इतने तो होते हैं नंबर ऑफ टर्म। कई बार सीक्वेंस सीरीज में डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर लिखना हो, अगर स्टार्टिंग 1 से 1 3 5 ये सभी ऑड नंबर है, 1 से स्टार्ट 1 3 5 p नंबर ऑफ टर्म होंगे लास्ट प्लस 1/2 और सम कितना होता है इसका स्क्वायर। तो मैंने इसी का यूज किया यहाँ पर है, देखिए 1 3 5 जब सिग्मा, इसका मतलब है n को 1 2 3 4 5 पुट करते चलिएगा तो ये रिजल्ट आ जाता है, n² बन जाता है अगर ये 2n-1 तक मूव करता है। अब सिंप्लीफाई करते हैं, पहले n से डिवाइड कर देते हैं, x² प्लस nx प्लस n से डिवाइड कर दीजिए और कॉमन ले लीजिए, n+1/3 इंटू n-1 सिंप्लीफाई कर लीजिए इज इक्वल टू 10। मैथ कहता है जिससे डिवाइड करते हैं वो क्वांटिटी इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही है। n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, सिंप्लीफाई करते हैं, 3x² प्लस 3nx प्लस n² माइनस 31 इक्वल टू 0, ये आ जाता है फाइनल जवाब। 3x² प्लस 3nx प्लस n² माइनस 31 इक्वल टू 0 सिंप्लीफाई करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट आ जाता है। और इस बात को याद कर लेना, मैंने इसका यूज यहाँ पर इस तरीके से किया, 1 + 3 + 5 अप टू 2n-1, रिजल्ट क्या होगा, लास्ट में 1 ऐड कीजिए और उसके हाफ का स्क्वायर कर दीजिए, तो फाइनल आंसर आता है इसका डायरेक्ट n²। मैंने n² यूज किया है यहाँ पर। अब कहता है हैज 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस देन n इज इक्वल टू, हैज 2 कंसेक्यूटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस देन n इज इक्वल टू, कंसेक्यूटिव इंटीग्रल यानी कि हमें गिवन है मोड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1 और ये होता है √d/a d b² माइनस 4ac √d/a इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखिएगा, सिंप्लीफाई कीजिए, होल स्क्वायर कीजिएगा तो आता है n² इज इक्वल टू 121, देयरफॉर n इज इक्वल टू आता है आंसर 11। हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है n इज इक्वल टू 11। तो n की वैल्यू क्या होगी, वही कंडीशन बार बार यूज, डिफरेंस ऑफ 2 रूट्स √d/a, जो मैंने कहा था 10th क्लास वाला बेसिक कॉन्सेप्ट, उसी का यूज बार बार हो रहा है यहाँ पर, उसी कंडीशन का यूज करके इसका आंसर आता है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल प्रूव दैट ए बी सी आर इन ए पी। अगर इस इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं
एक छोटी सी बात, पीछे एक बात बताई गई थी नेचर ऑफ रूट्स में। नेचर ऑफ रूट्स के क्वेश्चन इस टाइप के बहुत आते हैं, जिस टाइप की थ्योरी चल रही है हमारी आजकल। देखिए एक पॉइंट नोट कराया था, इफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और अगर इसके कॉफिशिएंट का सम 0 हो जाए तो बताइए x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा नहीं होगा? क्योंकि जब x को 1 पुट करेंगे तभी ये आता है। तो यहाँ पर इसी कंडीशन, तो यहाँ पर लिखते हैं हम सम ऑफ कॉफिशिएंट्स। नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी को क्वेश्चन सोल्व करने की अप्रोच नहीं आती, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन बी इक्वल, तो वो फटाफट डी को 0 लगा देते। मन को तो अच्छा लगता है डी इक्वल टू 0, मगर क्वेश्चन बहुत मुश्किल हो जाता है या बहुत टाइम में सोल्व होता है। अगर तुम्हें पेपर में 3 मिनट मिलते हैं तो इस पेपर में सोल्व करने में इस क्वेश्चन को लग जाते हैं 5 मिनट, और फिर भी आंसर की कोई शॉर्ट ही नहीं, आंसर आएगा या नहीं आएगा। सम ऑफ कॉफिशिएंट जरा ध्यान से देखिए, बी माइनस सी, पहले हम इसके कॉफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं, बस बिल्कुल सही। जब कॉफिशिएंट को ऐड करते हैं तो ये आता है 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज 1 रूट, इसका एक रूट x इज इक्वल टू 1 है, बस का। बट रूट्स आर इक्वल देन अदर मस्ट बी 1। If one root is 1, then other must be 1. If the roots of the equation be equal, prove that a, b, c are in AP. x क्यों कोफिशिएंट का सम 0 है तो x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, रूट्स आर इक्वल देन अदर मस्ट बी 1। बस यूज करेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इससे आसान कोई अप्रोच बनती ही नहीं। ये होता है c अपॉन a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी। और जरा ध्यान से देखिए 1 और 1 का मल्टीप्लाई कितना होगा, 1 इंटू 1 a माइनस बी अपॉन बी माइनस सी, क्रॉस मल्टीप्लाई तो आता है b माइनस सी इज इक्वल टू a माइनस बी। देयरफॉर 2b इज इक्वल टू a प्लस सी, हैंस a b c आर इन AP, हैंस a b c आर इन AP। तो a b c होंगे तुम्हारे AP में, ABC आर इन AP। तो सबसे पहले अगर कोई भी क्वेश्चन चाहे एडवांस में किसी कंडीशन में आता है तो पहले चेक कर लीजिए उसके कोफिशिएंट का सम 0 तो नहीं है। अगर कोफिशिएंट का सम 0 है फिर तुम्हें कुछ नहीं करना। चलिए आर्टिकल की बात करते हैं। नाम लिखिए सिमेट्रिक फंक्शन। आर्टिकल का नाम है सिमेट्रिक फंक्शन। क्या होता है सिमेट्रिक फंक्शन? देखिए मेरे पास कोई कंडीशन लिखी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर मैं अल्फा बीटा को आपस में इंटरचेंज करूं, इंटरचेंज कि अल्फा के स्थान पर बीटा और बीटा के स्थान पर अल्फा, तो इस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, जैसा था ऐसा ही रहता है। तो ऐसे फंक्शन को सिमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। अगर आपस में अल्फा को बीटा से रिप्लेस करें तो बस यही तो होगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, तो वैल्यू तो सेम होगी। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं सिमेट्रिक फंक्शन। अल्फा को बीटा और बीटा को अल्फा रखने पर, इंटरचेंज करने पर इक्वेशन या फंक्शन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, उसका नाम सिमेट्रिक फंक्शन होता है। सिमेट्रिक के कुछ कंडीशन, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, और अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा। इनको रिप्रेजेंट करें अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा की फॉर्म में, क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यू मालूम है। अगर आ जाए अल्फा की 4 प्लस बीटा की पावर 4 तो कुछ नहीं करना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें मालूम है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा कंप्लीट होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ये कंडीशन होती है इसकी। दूसरी बात, अगर आ जाए भाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर चाहिए, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। सिमेट्रिक फंक्शन क्यों नहीं है?
क्योंकि अल्फा को अगर बीटा को अल्फा रखता हूं तो ये वैल्यू बदल जाती है, तो ये फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। सिमेट्रिक फंक्शन के लिए दोनों के सेंटर में पॉजिटिव साइन होता है। अगर मुझे लिखना हो, देखिए ध्यान से, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 चाहिए मुझे। भाई 5 के फैक्टर तो नहीं कर सकते, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं हम, ऐसी कंडीशन का आंसर रिजल्ट निकालने का तरीका क्या होता है, इसके 2 फैक्टर कर दीजिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब 3 और 2 की रेशो में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जो भी इसके अंदर एक्स्ट्रा उसको माइनस कर दीजिए, 3 और 2 5 है यहाँ पर, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब जरा ध्यान से देखिए, जो चीज़ एक्स्ट्रा उसको माइनस करना है मुझे, जैसे अल्फा पावर 5 एक्स्ट्रा है माइनस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, और एक्स्ट्रा है माइनस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर, ये एक्स्ट्रा इसको माइनस, तो लीजिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और कॉमन आता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो आता है अल्फा प्लस बीटा। तो इस तरीके से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। बहुत सी कंडीशन अलग अलग फॉर्म में भी होती हैं। फ्रैक्शन की पावर फॉर्म में आ जाए, मान लो ऐसा आ जाए, अल्फा की पावर 1/4, अगर एक्स्ट्रा टफ आ जाए क्वेश्चन, और बीटा की पावर 1/4, तो हम तो नहीं जानते कैसे सोल्व होगा। कंडीशन क्या है, हम तो केवल अल्फा प्लस बीटा में बना सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, रूट लगा करके दोनों साइड का स्क्वायर, अल्फा 1/4 प्लस बीटा 1/4 का होल स्क्वायर आता है अल्फा की पावर 1/2 प्लस बीटा की पावर 1/2 प्लस 2 अल्फा बीटा की पावर 1/4। बस एक पॉइंट और बचता है, तो एक बार तुम्हें इस कंडीशन को, और अगर कोई एक्स्ट्रा टफ आ जाए क्वेश्चन जब की बात है, तो बस एक बार कंडीशन को और लगा लीजिए, अंडर रूट पहले वाले का स्क्वायर अल्फा की 1/2 प्लस बीटा की पावर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा की होल पावर 1/4। एक बार फिर जरा सिंप्लीफाई करते हैं, तो आता है क्या, देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 रूट अल्फा बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा की होल पावर 1/4। तो इस तरीके से हम सिमेट्रिक फंक्शन को सोल्व कर सकते हैं। सिमेट्रिक फंक्शन का मैंने मीनिंग बताया। सिमेट्रिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं, अगर अल्फा बीटा को इंटरचेंज करे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये फिक्स हो गया कि उनके बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। मैंने लिखा अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, क्या सिमेट्रिक फंक्शन? नहीं, ये सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। क्यों? अगर मैं अल्फा को बीटा और बीटा को अल्फा रखता हूं तो ये इफेक्ट हो जाएगा, ये आ जाएगा सोल्व होकर के बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, ये फंक्शन बदल जाता है। तो ये फंक्शन सिमेट्रिक फंक्शन नहीं है। सिमेट्रिक होने के लिए बीच में पॉजिटिव साइन का होना जरूरी है। अब आते हैं इसके ऊपर, क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक हैज द लीस्ट वैल्यू। पहली बात, जब भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशनों के एक आदत डाल लीजिए, राइट हैंड साइड मस्ट बी इक्वल टू 0। पहले इसकी राइट हैंड साइड को 0 बना लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन को हाथ लगाइए। चलो यहां बना लेते हैं, पहले राइट हैंड साइड को 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स प्लस 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0, ये आ जाता है मेरे पास। और इसका डी और निकाल लीजिए, डी होता है अंडर रूट बी स्क्वायर। अब देख लेते हैं डी की आवश्यकता है या नहीं। पहले क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ लैम्डा सच दैट सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक हैज द लीस्ट वैल्यू। सपोज कीजिए इसको मैं पी बोल देता हूं, जिसकी मुझे वैल्यू निकालनी है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की लीस्ट वैल्यू की बात कर रहा है। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो यहां पर कहीं पर भी डी की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब आता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना है? यह है जी -3 माइनस लैम्डा, और अल्फा बीटा है जी 2 माइनस लैम्डा।
तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू हम पुट कर देते हैं 3 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 2 माइनस लैम्डा आता है लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5। ध्यान से देख लीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 लैम्डा प्लस 5 लिख सकते हैं। लैम्डा हम डिफरेंशियल का यूज नहीं करेंगे, प्लस 1। अब कहता है हैज़ द लीस्ट वैल्यू। अगर इसकी लीस्ट वैल्यू की बात करें तो लैम्डा क्या होगा? देखिए किसी भी होल स्क्वायर की सबसे कम वैल्यू क्या होती है? 0। तो p की हम कहते हैं लीस्ट वैल्यू, p की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 0 प्लस 1 यानी कि 1। और लीस्ट वैल्यू के लिए लैम्डा माइनस 2 मस्ट बी इक्वल टू 0, तो लैम्डा आ जाता है 2 के इक्वल। तो कहता है लैम्डा की वैल्यू क्या है? अगर ये लीस्ट वैल्यू रखे तो लैम्डा की वैल्यू होगी इसके अंदर 2। ये आ गया जे मेन 2019 का क्वेश्चन। अगर यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा हो तो डी की रिक्वायरमेंट होती, तो मुझे यहाँ पर डी लिखने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि डी की आवश्यकता ही नहीं पड़ी इसके अंदर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। लैम्डा बी द रेशियो ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का रेशियो लैम्डा है। तो हम ऐसा कह सकते हैं रूट्स का रेशियो लैम्डा है और अल्फा बीटा इसके रूट। सपोज कीजिए लेट अल्फा बीटा, हमने मान लिया अल्फा बीटा इसके रूट हैं, तो हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन बीटा। ये हमें गिवन है कि लैम्डा है अल्फा अपॉन बीटा के इक्वल। एक रिलेशन मेरे पास है लैम्डा प्लस 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू 1। अगर यह लैम्डा की वैल्यू अल्फा अपॉन बीटा पुट करते हैं तो आता है बीटा अपॉन अल्फा इक्वल टू 1, और बोल देते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा बीटा। और इसको लिख सकते हैं हम अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा, ऐसा लिख हैं हम। अब बात आती है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करना है। तो यहां से जरा ध्यान से देखिए जी, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी अपॉन ए। हम कैंसिल कर देते हैं। फिर एक बात, मैथ ये कहता है कैंसिल तो करो, मगर एक वचन देना होता है m इज नॉट इक्वल टू 0। अगर m 0 होगा तो 2 इक्वल टू 0, जो कि कभी हो नहीं सकता अगर m को 0 रख कर देखते हैं। और एक है जी अल्फा बीटा c अपॉन ए, यानी कि 2 अपॉन 3m स्क्वायर। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी आ जाता है और अल्फा बीटा, दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी कि m माइनस 4 का होल स्क्वायर अपॉन 9m स्क्वायर, 3 अल्फा बीटा 2 अपॉन 3m स्क्वायर। ये आता है जी m स्क्वायर माइनस m माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 18। हम कह सकते हैं m माइनस 4 प्लस माइनस 3√3 2, और m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस 3√2। m की दो वैल्यू आती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक ग्रेटेस्ट वैल्यू एक लीस्ट वैल्यू। हैंस लीस्ट वैल्यू ऑफ m, लीस्ट वैल्यू ऑफ m इज 4 माइनस 3√2। तो m की लीस्ट वैल्यू होगी 4 माइनस 3√2, यानी कि आंसर आ जाता है इसका सी, इसका करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। इफ 3p स्क्वायर इज इक्वल टू 5p प्लस 2 एंड 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 5q प्लस 2 इक्वल, ये दो इक्वेशन है अलग अलग दो, और दोनों बिल्कुल एक जैसे लगते हैं इक्वेशन। p इज नॉट इक्वल टू q, यानी कि p एंड q दोनों डिफरेंट वैल्यू, दोनों अलग अलग वैल्यू है। ये p एंड q, अगर मैं ऐसा कहूं p एंड q आर द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 5x प्लस 2 अगर मैं ऐसा कहूं,
अगर P एंड Q इसके रूट्स हैं तो सेटिस्फाई करेंगे। P पुट करता हूं तो पहली इक्वेशन आती है, Q पुट करता हूं दूसरी इक्वेशन आती है। P एंड Q आर द रूट्स ऑफ, ये अलग अलग दे करके हमने एक पर्टिकुलर इक्वेशन बनाया और इसको हम लिख सकते हैं 3x² - 5x - 2 = 0। अब कहता है बताइए PQ का मल्टीप्लाई क्या है। PQ मतलब रूट का मल्टीप्लाई क्या है। रूट का मल्टीप्लाई होता है C/A, तो आंसर आ जाता है -2/3। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं पेपर में। बस ये देख लीजिए दोनों इक्वेशन बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, एक में P है और एक में Q है। जब दोनों PQ हैं तो P और Q के स्थान पर एक x रख देते हैं और बोल देते हैं PQ आर द रूट्स ऑफ, क्यों P भी सेटिस्फाई कर रहा है इसे और Q भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब कहता है PQ का मल्टीप्लाई C/A, दोनों का सम कहता तो -B/, अगर 1% पूछ लेता दोनों का सम बताओ P + Q, तो हम क्या करते -B/A, फिर हमारा आंसर ये आता। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। PQ बिलोंग्स टू 1 2 3 4। PQ की वैल्यू या तो 1 है या 2 है या 3 है 4, द नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। इस इक्वेशन के हैविंग रियल रूट्स, बहुत बढ़िया बात, रियल रूट्स कहा उसने, रियल एंड डिस्टिंक्ट नहीं कहा। जब रियल रूट्स होते हैं, रियल रूट्स के लिए होता है D मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0। अगर कहता है रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट तो यहां पर मैं इक्वल का यूज नहीं कर सकता। हैविंग रियल रूट्स D मस्ट बी ग्रेटर इक्वल टू 0, D B² - 4AC ग्रेटर इक्वल टू 0, या बोलेंगे Q² ग्रेटर इक्वल टू 4P। एक क्वाड्रेटिक है और एक बात फिक्स है, P Q की वैल्यू केवल 1 2 3 4 ही पुट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। ऐसी कंडीशन सोल्व करने का तरीका होता है जिसका स्क्वायर होता है पहले उसी की वैल्यू पुट कीजिए। Q को 1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, 3 एंड 4। जब Q को हम 1 पुट करते हैं तो 1 ग्रेटर इक्वल टू 4P आता है, या बोल देते हैं P लेस और इक्वल टू 1/4 इम्पॉसिबल। क्यों? क्योंकि P की वैल्यू केवल 1 2 3 4 हो सकती है। अब मैं रखता हूं 2 4 4P, तो आता है P लेस और इक्वल टू 1। P की केवल एक वैल्यू काम में आती है, P = 1, क्योंकि मुझे वैल्यू चाहिए केवल 1 2 3 4 के अलावा कोई वैल्यू नहीं चाहिए। लेस और इक्वल टू 1 तो इक्वल वाली कंसीडर करेंगे। 3 पर आता है 9 ग्रेटर इक्वल टू 4P, तो आता है P लेस और इक्वल टू 2.25। तो P की वैल्यू क्या क्या आती है, एक 1 आती है और एक 2। दोनों के लिए Q की वैल्यू अलग अलग है, सेट अलग अलग बनेंगे। जैसे Q2 P1, Q3 P1, Q3 P2, इस तरीके से। अगर 4 लेते हैं 16 ग्रेटर इक्वल टू 4P, तो आता है जी P लेस और इक्वल टू 4। तो इस केस में P की वैल्यूज क्या क्या होंगी, 1 2 3 4। P की वैल्यूज होंगी 1 2 3 4, 4 वैल्यू होंगी। देखो ध्यान से, जिसका स्क्वायर उसकी वैल्यू रखी 1, तो P आ जाता है लेस और इक्वल टू 4, मगर P की वैल्यू मुझे 1 to 4 तक चाहिए। क्योंकि वैल्यू जब मैं 2 रखता हूं तो P लेस और इक्वल टू 1, P की केवल एक वैल्यू 1 काम में आएगी। जब मैं Q को 3 रखता हूं तो P लेस और इक्वल टू 2.25, P की 2 वैल्यू रहेंगे 1 and 2। और जब Q की वैल्यू 4 रखता हूं तो P लेस और इक्वल टू 4, 1 2 3 4। तो बताइए टोटल सॉल्यूशन कितने होती, टोटल इक्वेशन कितनी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल हमारे पास होंगी 7 इक्वेशन। इसका आ जाता है डी ऑप्शन सही आ जाता है। 7 टोटल इक्वेशन, क्योंकि P और Q की वैल्यू पुट करते जाइए और इक्वेशन P को 1 रखेंगे, Q को 2 रखेंगे, तो पहली इक्वेशन Px² + Qx + 1, इसके अंदर P और Q की वैल्यू रखिएगा, तो टोटल सॉल्यूशन आ जाते हैं 7 टोटल इक्वेशन होगी। ठीक है, अब हम थर्ड लेक्चर के अंदर आगे फिर बढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेकर।